सेट। तो आज हम चालू कंटिन्यू करेंगे ऑप्टिक्स पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने ऑप्टिक्स कवर कर दिया था प्रथम तक। आज हम ऑप्टिक्स लाइट रे वाला पार्ट तो खत्म कर देंगे, फिर वेव्स पे चल जाएंगे आज। तो शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर, हमारी प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज आ रही है फ्रॉम 4 अप्रैल एट ओनली ₹499। उसके पहले एक फ्री मॉक मिल जाएगा आपको ऑन 1 अप्रैल। तो उससे आप देखिए क्वेश्चंस की क्वालिटी देख लेना, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस है। और जरूर देना फ्री मॉक, क्योंकि प्रैक्टिस तो है ही, प्लस उसके बेसिस पे आपको प्रीमियम मॉक पे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। फर्स्ट पेज को 60%, सेकंड को 50, थर्ड पेज को 40 एंड 4 to 10 को 30%। ऑल्सो दोज हु रजिस्टर बिफोर 4 अप्रैल, उन्हें भी एक 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्राई करना कि 4 अप्रैल से पहले रजिस्टर कर लो, उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जरूर करना, अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा बचा था, ऑप्टिक्स वाले लाइट रेज वाले पार्ट से, तो फिर वो खत्म करते हैं। तो दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें बेसिकली, माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में क्या रहता है, उसका माइक्रोस्कोप का काम रहता है मैग्निफिकेशन का। तो फिर वो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम दो टाइप से देखते हैं इधर। एक तो जब ऑब्जेक्ट रहता है हमारा डी पे, डी रहता है हमारा कंफर्टेबल व्यूइंग डिस्टेंस, हमारे आंखों के लिए एक कंफर्टेबल व्यूइंग डिस्टेंस रहता है, जो रहता है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। तो वो रहता है हमारा डी। तो अगर जब ऑब्जेक्ट हमारा डी पे रहता है, हमारा मैग्निफिकेशन रहता है m = 1 + d/f। ये थोड़ा सा इधर बड़ा हो गया है, तो छोटा करके लिख देते हैं। हाँ, और ये फॉर्मूला में इधर 1 - v/f है। हाँ, यू यू लग रहा है वो थोड़ा, बट वो v/f है। ठीक है। और फिर हमारा दूसरा केस रहता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है। इसको हम थोड़ा जनरल केस मानते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। क्योंकि इसमें हमारा मैग्निफिकेशन v/f। तो इसमें क्या फर्क है, हमारा हमारा फर्क है बस 1 का। ये जो हमारा सेकंड केस है वो और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है हमारे व्यूइंग के लिए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है वो। तो इसलिए हम सेकंड केस जनरली लेते हैं, क्योंकि ये जो 1 है मैग्निफिकेशन में, उसका उतना फर्क नहीं आता है। अभी आप खुद सोचो, 1000 और 999 में कितना फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है ना। 1 का फर्क कब आता है, तो हमारा मैग्निफिकेशन बहुत कम रहता है। जैसे 2 और 3 में थोड़ा ठीक ठाक फर्क है, बट अगर हमारा मैग्निफिकेशन ज्यादा है तो उसमें उतना फर्क नहीं आता है। तो वही ट्राई करते हैं हम इसमें। और माइक्रोसॉफ्ट में यूजुअली हमारा मैग्निफिकेशन काफी हाई रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या रहता है, हमारे दो लेंस रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस वाला लेंस। तो इन दोनों का फिक्स आता है। तो मैग्निफिकेशन, हमारा नेट मैग्निफिकेशन रहता है f0/fe, f0/fe, जहाँ f0 रहता है हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड fe इक्वल्स फोकल लेंथ आईपीस लेंस। और हमारा जो लेंथ ऑफ ट्यूब रहता है, वो दोनों का एडिशन रहता है, f0 + fe। तो इससे हम लेंथ ऑफ ट्यूब से अगर एक लिया हुआ है तो उससे दूसरा निकाल सकते हैं और मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। या फिर अगर किसी को खुद से सॉल्व करना है तो फिर वो भी कर सकते हैं। एक पहले पहले लेंस पे लगाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उससे करेंगे, फिर दूसरे लेंस पे लगाएंगे। थिन लेंस फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा, थिन लेंस और लेंस मेकर्स से। टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब से हम निकाल सकते हैं कि आईपीस का या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और फिर ये दोनों ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस निकाल के हम ये कर सकते हैं। तो बस इतना ही है इसमें। अभी हम चालू करेंगे वेव्स। तो वेव्स में पहले आ जाता है ह्यूजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, ह्यूजेंस दोनों बोलते हैं इसे। तो उसमें क्या रहता है ना, उसमें वेव फ्रंट्स जैसी चीज एक डिफाइन करते हैं हम। तो वो क्या होता है ना, अगर हमारा एक वेव है, मान लेते हैं एक पानी का ड्रॉप, हमने एक छोटा सा ड्रॉप या फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमने पानी में डाला जो स्टिल था। तो उसमें क्या रहता है हमारे जैसे जो document दिया है, ऐसे कुछ सर्कुलर वेव्स जाते हैं ना हमारे, ऐसे जाते हुए दिखते हैं। हम्म, तो ये जो सर्कल्स रहते हैं, इस पूरे सेम फेज में रहता है ना, इनका पूरा कांस्टेंट रहता है, तो इसे कोई वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट होता है एक सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच ऑसिलेट इन फेज, मतलब सेम फेज में वो लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं वेव फ्रंट्स। तो ये वही कहा है इधर, अगर एक पॉइंट होता है जहाँ वेव्स एमिट हो रहा है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, तो द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर द सेम एम्पलीट्यूड, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं।
तो ये अगर एक पॉइंट से निकल रहे हैं तो यूजली स्पीयर्स बनाते हैं, मतलब ऐसे सर्कल बनाते हैं, ऐसे यूजली सर्कल बनाते हैं लोग, और इन्हें बोलते हैं स्पेरिकल वेव। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगेन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, तो ये जो वेव फ्रंट है डिफरेंट डिफरेंट, इनका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स रहता है। तो बेसिकली इधर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे हमारे वेव फ्रंट्स है, हाँ, तो इधर ये कह रहे हैं कि इधर से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, सेकेंडरी वेव्स निकल रहे हैं। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का एक, और एक खुद एक सोर्स होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इधर से निकलते हैं और हर डायरेक्शन में जाते हैं सेम स्पीड से, वेव के सेम स्पीड से। इन्हें यूजली सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। और अगर इन सबसे हम कॉमन टैंजेंट बनाते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखेंगे, तो हमारा वेव था, हाँ? तो अभी इसके ये पॉइंट से ये निकला है, ये वाला इसके पॉइंट से ये निकला है, C1 से ये निकला है। तो अभी इन दिनों में हमने बनाया, तो हमें कॉमन टैंजेंट बनाया, तो हमें A2 B2 C2 मिला। हमने ये लाइन ज्वाइन किया है, पूरा कॉमन टैंजेंट है, तो हमें G1 G2 मिला है, जो है हमारा हमारा ओरिजिनल वेव था F1 F2, हमें G1 G2 मिला है कॉमन टैंजेंट से, ये वेवलेट्स के। और ये जो G1 G2 है वो F1 F2 ही है, बट एट अ लेटर टाइम, यही कहा गया है इस पैराग्राफ में। हमें न्यू पोजीशन मिला है ऑफ द सेम वेव एट अ लेटर टाइम, एट टाइम t इक्वल्स टाउ, यही है। तो ऐसे ह्यूगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। तो अभी मान लेते हैं एक प्लेन वेव ए बी, वो जा रहा था ऐसे, तो ए वाला पार्ट पहले पहुंच गया, सही है। हम्म, तो अभी ए वाला पार्ट पहले पहुंच गया, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तब तक बी आ रहा है। तो मान लेते हैं बी बी से सी आने का टाइम v1 टाउ है। तो बी सी इक्वल्स v1 टाउ। तो इसमें ए भी तो सेम टाइम में ट्रेवल करेगा, तो उसको v2 टाउ मान लेते हैं। v2 है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और इधर मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज ग्रेटर इन मीडियम 2। तो ये ऐसे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ज्योमेट्री से ये वाला भी आर आ जाता है हमारा। अगर आप ज्योमेट्री लगाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा कि ये भी आर है। तो इधर अगर हम साइन आई देखेंगे, तो साइन आई आ जाता है हमारा बी सी डिवाइड बाई ए सी, और साइन आ जाएगा ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर अगर लेंगे, जैसे इधर लिखा है हमने, साइन आई बाई साइन आर v1 बाई v2 आया। अभी n1 क्या है, n1 है c1 बाई v1, c बाई v1, और n2 है c बाई v2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन आई बाई साइन आर को हम n2 डिवाइड बाई n1 लिख सकते हैं। तो फाइनली हम इस पे अराइव करेंगे, जो कि हमारा है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे ही वापस आ चुके हैं, n1 sin i इक्वल्स n2 sin r। तो ये भी, जो वेव्स भी बेसिकली हमारे थोड़े थोड़े नॉर्मल लाइट जैसे ही रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स v2 बाय लैम्डा 2, जहाँ v है हमारा स्पीड और लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। तो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो वेव जो रिफ्रैक्ट होता है, वो जब रिफ्रैक्ट होता है डेंसर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन डिक्रीज हो रहा है इधर, बट फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रह रहा है, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, v इक्वल्स लैम्डा रहता है, फिर रहता है v बाय लैम्डा। अभी v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल्स v2 बाय लैम्डा 2 क्या बता रहा है, f1 इक्वल्स f2 ही तो बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, बस स्पीड और वेवलेंथ कम हो रहा है हमारा, यही हो रहा है इधर। हमारा कोई भी वेव, लाइट लाइट में जब ट्रैवल करता है, उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, बस वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। लाइट या कोई भी वेव पकड़ ले, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बस स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकता है। तो अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये पहले रिफ्रैक्शन देखेंगे रेयर मीडियम में। तो अभी मान लेते हैं डेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये पहले पहुंच गया। तो कुछ फर्क नहीं है, हमारे सारे इक्वेशन सेम है, बस आर इसमें आई से बड़ा हुआ है, और इसमें हमारा ये रिजल्ट आया है हमें कि क्योंकि हमारा साइन आई बाय साइन आर, इसमें आर हमारा बड़ा है, तो फिर वी टू ग्रेटर देन इसकी स्पीड इंक्रीज हुआ है, और वेवलेंथ भी बढ़ा है, बस यही आया है हमारा। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन इंक्रीजेस एंड वेवलेंथ आल्सो इंक्रीजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम।
और क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि स्नेल लॉ फॉलो हो रहा है, इसलिए वो दोनों भी एप्लीकेबल होते हैं। ये चीज याद रखने के लिए। अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पहले वेव रिफ्रैक्शन का थोड़ा और देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई लेंस जैसा ऐसा सरफेस है, ऐसे वेव जा रहा है ना, तो फिर पूरा वेव ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होके निकलेगा हमारा ऐसा। जैसे इसमें हम मान सकते हैं कि हर एक हर एक वेव हर एक वेवलेट पैरेलल को मान सकते हैं ना इससे, एक्सिस से, तो सारे फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं इसके। तो अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो वापस ए बी प्लेन वेव इंसिडेंट मान लेते हैं। तो ये वाला पहले पहुंच गया, और बीसी को मान लेते हैं उसको ये वी टाउ टाइम टाउ लगे और स्पीड वी है। हम्म। तो फिर हम ए ई हमने आर्क बनाया। हम्म। हमने एक वी टाउ टाइम टाइम का ये लेंथ, वी टाउ लेंथ का एक आर्क बनाया है निकालने के लिए कि कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये। तो फिर अगर एंगल सेम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि इधर इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट मिल गया। अभी हमने सीई टैंजेंट बना दिया। हम्म। तो हमने सीई टैंजेंट बना दिया। तो ये जो आर है वो एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है। मतलब अगर देखेंगे तो फिर ट्रायंगल्स, अगर हम ट्रायंगल्स ई ए सी देखेंगे, ई ए सी और बी ए सी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि साइड ए सी सेम है, साइड ए सी सेम है, साइड एई और साइड बीसी का लेंथ सेम है, क्योंकि हमने वैसे ही बनाया है ये। हमने लेंथ बीटा लेके ही बनाया था। ए और बीसी का लेंथ सेम है, और ये दोनों 90 डिग्री से तो है, क्योंकि ये टैंजेंट है, सीई इज टैंजेंट ऑफ एई, हमने ये लेके बनाया। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं, और एंगल आई इक्वल्स एंगल आर आता है, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड वेव आ जाता है वो आ जाता है हमारा सीई आ जाता है। ये खुद ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और हमारा रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा आएगा। सीई है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव, वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्रूव भी ऐसे ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम थोड़ा देखेंगे कोहेरेंस और इंटरफेरेंस पे। तो कोहेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए रहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्या रहते हैं ना, दो सोर्सेस रहते हैं, मान लेते हैं एस वन और एस टू। तो कोहेरेंट सोर्सेस ये होते हैं कि जो उन लोग से वेव प्रोड्यूस होते हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस रहता है, पहली बात तो उनका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो सेम होना चाहिए, और जो उनका फेज डिफरेंस रहता है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही है। तो अभी देखते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर थोड़ा। मान लेते हैं मेरे पास दो सोर्सेज है, एस वन और एस टू, और फिर एक पॉइंट पी है मेरे पास, जिनका दोनों से डायरेक्शन है सेम। एस वन पी इक्वल एस टू पी। इस केस में क्या होगा ना, कि क्योंकि मेरे दोनों सोर्सेज कोहेरेंट है, तो अब तो पहले तो एस वन पी इक्वल एस टू पी है, और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फिर और स्पीड तो सेम ही है, क्योंकि ये एक मीडियम में लाइट के या फिर कोई भी वेव का स्पीड सेम है पूरा। तो दोनों से सेम टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए। तो फिर मैं मान लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय सोर्स एस वन एट पॉइंट पी इज वाई वन इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी। तो इसके हिसाब से, क्योंकि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट कोहेरेंट है, और हम मान रहे थे कि फेज डिफरेंस जीरो है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो फेज डिफरेंस जीरो रहेगा। तो वाई टू इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, और ये दोनों सेम सोर्स है काइंड ऑफ, तो ए कॉस ओमेगा टी है ये। तो रिजल्टेंट वेव हो जाएगा हमारा y इक्वल्स वाई वन प्लस वाई टू इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। तो इसका जो इंटेंसिटी हो जाएगा, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहता है, तो अगर y1 का इंटेंसिटी आई नॉट था, तो फिर जो नेट इंटेंसिटी रहेगा वो फोर आई नॉट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे ज्यादा हो जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे आगे, अगर हम डिस्टेंस चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो अभी मान लिया हमने कि एक क्यू पॉइंट लिया एस वन और एस टू से, और इनका पाथ डिफरेंस लिया टू लैम्डा का इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो अगर हम इसमें देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय अगर एस वन है ए कॉस ओमेगा टी, तो वाई टू, तो सोर्स टू से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई टू इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी माइनस फोर पे आएगा। अभी माइनस फोर पे कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये टू लैम्डा
के बाद पहुंच रहा है, मतलब उसका पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा है। हम्म, तो अभी हमारे स्पीड के अकॉर्डिंग क्या है, v इक्वल्स एफ लैम्बडा होता है। हम्म, ठीक है, ऊपर लिखने से होगा तो ज्यादा। तो ऐसा है ना कि हमारा जब पार्ट डिफरेंस रहता है लैम्बडा का, तो वो हमें हमें एक फेज डिफरेंस देता है 2 पाई। हम्म, और फिर अगर हमारा ये याद रखना है, अगर जब भी हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्बडा रहता है, या फिर ये याद रखते हैं डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा इक्वल्स डेल्टा फाई डिवाइड बाय 2 पाई। तो जब लैम्बडा इक्वल्स, तो जब डेल्टा एक्स इक्वल्स लैम्बडा, तभी डेल्टा फाई इक्वल्स 2 पाई। तो इधर हमारा डेल्टा एक्स है 2 लैम्बडा, तो हमारा डेल्टा फाई हो जाएगा 4 पाई। इसलिए -4 पाई, -4 पाई क्योंकि y2 बाद में पहुंच रहा है ना, इसलिए -4 पाई आया। अभी cos ऑफ ओमेगा टी -4 पाई है, तो cos ओमेगा टी ही होता है, तो फिर इधर भी हमारा सेम आ गया। तो इधर भी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही आया ना। और ये हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर पार्ट डिफरेंस ऑफ एन लैम्बडा, क्योंकि जब पार्ट डिफरेंस रहेगा एन लैम्बडा, तो हमारा डेल्टा फाई रहेगा 2n पाई। ठीक है, और 2n पाई हमेशा 2 पाई का मल्टीपल रहेगा, तो फिर हमेशा उसको cos ओमेगा टी में लिख सकते हैं। और हमेशा हमारा इंटेंसिटी 4i0 रहेगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा हमें। तो सही है ये। हम्म, तो अभी देखेंगे, अगर हमारा पार्ट डिफरेंस है 2.5 लैम्बडा का, तो उसमें क्या होता है। तो हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स 2.5 लैम्बडा, हमारा डेल्टा फाई हो जाएगा 5 पाई। तो अभी जब cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 पाई करेंगे या -5 पाई, हम्म, तो फिर इसमें हमारा माइनस एक cos ओमेगा टी हो जाएगा ना। ठीक है, तो फिर हमारा y1 + y2 जीरो हो गया, तो हमारा इंटेंसिटी भी जीरो ही हो गया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पार्ट डिफरेंस है हमारा 2n + 1 लैम्बडा/2, डेल्टा एक्स इक्वल्स 2n + 1 लैम्बडा/2, क्योंकि इस केस में हमारा डेल्टा फाई हो जाएगा 2n + 1 पाई, ऑड पाई, तो इसमें वो नेगेटिव आ जाएगा। हमारा इंटरफेरेंस हम इंटेंसिटी से देखते हैं, जो कि होता है हमारा आई इक्वल्स रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। हम इससे देखते हैं हमारा इंटेंसिटी। ये एक मेजर ऑफ इंटेंसिटी जैसा रहता है, तो इसको मतलब ए स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको ए नेट स्क्वायर। तो यही है। तो यही था। अभी ये जो कोहेरेंस और इंटरफेरेंस हमने देखा, ये हमें काम आएगा यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो कि यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के थ्रू हमें पैटर्न्स दिखते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर अलग अलग पैटर्न्स देखेंगे, अलग अलग जगहों पर। तो इसमें क्या रहता है ना, हमारे दो सोर्सेज रहते हैं S1 S2। तो फिर ये दोनों कुछ विड्थ d अपार्ट रहते हैं, स्मॉल d इनके बीच में डिस्टेंस रहता है, और स्क्रीन और इसके बीच में डिस्टेंस रहता है कैपिटल D। तो इसमें स्क्रीन के अलग एक्स पर हमें अलग पैटर्न दिखता है। जैसे जब x d/d = n लैम्बडा है, तो जब जब हमारा x का वैल्यू है n λ/d/d, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा, तो मतलब ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। मतलब मान लेते हैं इतने रीजन में हमें ब्राइट दिखेगा, फिर इतने रीजन में हमें डार्क दिखेगा वापस, फिर वापस ब्राइट, फिर वापस डार्क। ये कैसे है? अभी मान लेते हैं एक्स एन इक्वल n को 0 डाल दिया, n इक्वल 0 से लेके, तो n इक्वल 0 पे हमें डार्क दिखेगा। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, वो होता है जब हमारा x d/d = n + ½ लैम्बडा, तो 2n + 1 λ/2, जो मैंने पहले बताया था, 2n + 1 तभी होगा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होगा हमारा जब xn इक्वल्स 2n + 1 λ/d/d और 2, xn इक्वल्स 2n + 1 λ/d/2d। हम्म,
तो अगर इसमें n हमने जीरो डाल दिया तो वो हो जाएगा लैम्डा डी बाई टू डी। तो बेसिकली हमारा हम्म, हमारा अलग वैल्यूज ऑफ n, बेसिकली अलग x पर हमें ब्राइट या फिर डार्क फ्रिंजेस देखने मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव। और इसमें फ्रिंज वेट भी रहता है, बेसिकली एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, जो होता है लैम्डा डी बाई डी। कोई भी ब्राइट फ्रिंज हमें इतने टाइम के लिए दिखेगा, फिर डार्क फ्रिंज, ऐसे ऑल्टरनेट करते रहते हैं वो लोग, इसलिए एन पे डिपेंड करता है। तो इतना ही है, यही है हमारा यंग एक्सपेरिमेंट। ये बस याद करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा एक्स पे होगा और डिस्ट्रक्टिव कौन सा एक्स पे होगा, और फ्रिंज वेट कितना है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। याद रखना कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इन इन मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी बाई डी, और हमारा ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा टू एन प्लस वन बाई टू मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी, बेसिकली ऑड वैल्यू डिवाइड बाई टू मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी बाई डी, जैसे वन बाई टू, थ्री बाई टू, फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डी बाई डी। बस यही है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। तो इसमें भी एक स्क्रीन रहती है, बट इसमें एक ही सोर्स रहता है, और एक सोर्स से है ना हमें मल्टीपल फ्रिंजेस कैसे दिखते हैं, डायफ्रैक्शन नाम की चीज रहती है। बेसिकली लाइट एक अगर हम एक थिन थिन स्लिट से लाइट को पास कराते हैं तो वो उधर स्प्लिट हो जाती है खुद ही, उधर हो जाती है, और इन्हीं स्प्लिट पार्ट्स का जो इंटरफेरेंस होता है उनके कारण हमें इधर पैटर्न दिखता है। तो इसमें पैटर्न कैसे दिखता है ना, इसमें हम थीटा से देखते हैं। तो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व होता है सेंट्रल पर, तो थीटा जीरो है। और जो बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा रहते हैं वो रहते हैं हमारे, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है, जैसे इसमें थीटा मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू लैम्डा बाई ए, ये है हमारा स्लिट विड्थ। इसीलिए ये है हमारा ए स्लिट विड्थ, और उसमें हमारा स्लिट विड्थ है डी इस वाले में। वैसे फुल फुल स्लिट देता है हमारा टू डी, लिख देते हैं स्लिट विड्थ टू डी नहीं, डी है हमारा स्लिट विड्थ। और इधर लिख देता हूँ मैं स्लिट विड्थ इक्वल्स डी, इधर स्लिट विड्थ ए है हमारा, और इसमें मैक्स होता है जब जब ऑड ऑड बाय टू मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय ए होता है, और मिनिमम होता है जब एन लैम्डा बाय ए होता है। बट इधर एन जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि जीरो पे मैक्सिमम रहता है। लाइक ऑब्वियस है ना कि जीरो पे सबके बीच में डिफरेंस जीरो हो जा रहा है, पार्ट डिफरेंस, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है, कॉस जीरो वन होता है। तो जीरो पे मैक्सिमम रहेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। बाकी जो भी मल्टीपल्स रहेंगे लैम्डा बाय के, उन सब पे मिनिमम रहेगा। और जो ऑड बाय टू मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय रहेंगे उन सब पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, बट उनका ये सेकेंडरी मैक्सिमा रहता है, मतलब उनका थोड़ा कम रहता है वैल्यू, थोड़ा कम मैक्सिमा रहता है, उनका कम ब्राइटनेस रहता है, कम इंटेंसिटी रहता है। आगे देखते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल पार्ट, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है ना, कि कोई वेव जा रहा है, पोलराइजेशन ये होता है कि उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कौन से डायरेक्शन में उनका डिस्प्लेसमेंट रहता है, कौन से डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये फिगर देखते हैं। तो उसमें हमारा वेव जा रहा है ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है हमारा वेव। तो वाई एक्स कॉमा टी, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसके हिसाब से हमारा वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, और उसके पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो पार्टिकल्स तो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, सही है। तो इसको हम बोलेंगे वाई पोलराइज्ड। और ये ट्रांसवर्स वेव भी है, ये मैंने ई वेव में बताया था। ट्रांसवर्स वेव तब होता है जब जब वेव का डायरेक्शन और उसके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पार्टिकल की वाइब्रेशन का डायरेक्शन जो होता है वो वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, जो इधर है, क्योंकि वेव जा रहा है एक्स में और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वाई में, तो ये ट्रांसवर्स वेव है, सही है, ट्रांसवर्स वेव है। और क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, तो फिर मैं इसको बोल सकता हूँ वाई पोलराइज्ड वेव। और क्योंकि सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं और वेव, तो फिर वेव को मैं बोल सकता हूँ लिनियरली पोलराइज्ड वेव। समझ रहे हैं, सारे पॉइंट्स
एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, उसको हम बोल सकते हो लिनियरली पोलराइज्ड है। और क्योंकि मेरा स्ट्रिंग हमें हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही है, मतलब सिर्फ एक्स में और सिर्फ वाई में वाइब्रेट कर रहा है, तो मैं इसको प्लेन पोलराइज बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक प्लेन में ही रेस्ट्रिक्टेड है ये वेव। अगर ये अगर ये वेव ऐसा होता कि इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो चेंज करता कंटिन्यूअसली, तो फिर इस वेव को हम अनपोलराइज्ड बोलते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक प्लेन नहीं है इसके वाइब्रेशन का। इसकी कोई प्रॉपर पोलैरिटी नहीं है, कोई पोलराइज नहीं है ये। तो आगे देखते हैं हम अनपोलराइज्ड वेव के बारे में। तो अनपोलराइज्ड वेव को हम चाहेंगे कि एक पोलराइजेशन मिल पाए, ताकि हम बोल पाए कि ये इसी में रहेगा, हम वैसा चाहते हैं, तो हम उसके लिए पोलरॉइड नाम का एक डिवाइस यूज करते हैं। तो पहले तो एक हम जब पोलराइड यूज करते हैं, हम यूजली दो यूज करते हैं एक साथ। एक तो रहता है जो अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब एकदम ही जो वाहियात लाइट है, मतलब हर जगह जो भी घुसती रहती है, हर डायरेक्शन में कुछ भी करती रहती है, उसको वो जो पहले पोलराइजेशन से पास करती है ना, वो प्लेन पोलराइज बन जाती है, स्पेसिफिक प्लेन। और फिर जब दूसरा पोलराइज हम यूज करते हैं ना, हम एक स्पेसिफिक एंगल पे करना चाहते हैं उसको, या फिर उसका इंटेंसिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दूसरे पोलराइजर का काम वो रहता है। यूजली दूसरा वाला हम इंटेंसिटी कम करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एंगल तो हम पहले वाले से सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में ही चाहिए इसका पोलराइजेशन, तो वही रहता है। और जो डायरेक्शन में वो अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को, तो बेसिकली जो पोलराइड रहता है ना, वो ऐसा रहता है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन अलाउ करता है, बाकी सारे वो ब्लॉक कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसे वो लाइट को पोलराइज कर देता है, कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले को पास करने दे रहा है, और इसी को बोलते हैं पास एक्सिस ऑफ पोलराइड। तो जब लाइट P1 से पास कर देती है, नहीं P2 से पास करती है, वो पोलराइज हो जाती है, तो स्पेसिफिक प्लेन में हो जाती है। फिर जब पास एक्सिस ऑफ P2 मेक्स एंगल थीटा विद पास एक्सिस ऑफ P1, हम्म तो फिर ये लाइट वापस पोलराइज होगी ना। तो फिर अभी है ना, अभी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मानता हूँ कि वो ऐसे पोलराइज है। और मेरा जो पास एक्स ये मेरा पास एक्सिस तो P2 हो गया। फिर मैं मानता हूँ कि मेरा पास एक्सिस तो P1 ऐसे है, ये एंगल थीटा बना रहे हैं। तो मेरा ये जो ई कॉस थीटा है, ये वाला मेरा सिर्फ ई कॉस थीटा पास करेगा अभी। तो अगर मेरा ई कॉस थीटा ही पास करेगा, तो मेरा इंटेंसिटी क्या रहेगा? इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के बराबर रहेगा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली मेरा आई का क्या आ रहा है? आई हो रहा है मेरा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जहां मेरा आई नॉट है इंटेंसिटी, जब वो P2 से पास कर गया है, P2 से पास करके आया है, और P2 में यूजुअली उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। तो यही होता है मैलस लॉ, आई इक्वल्स आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट रहेगा मेरा आई ओरिजिनल डिवाइड बाय मैलस लॉ बोलते हैं कॉस स्क्वायर वाले को। द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ अ सिंगल पोलराइड इज हाफ ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी, क्योंकि एक सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही पास होता है। और फिर जब हम सेकेंड वाला यूज करते हैं पोलराइजर P1, तो उसका एंगल कंट्रोल करके हम जो ओरिजिनल इंटेंसिटी को या तो आधा रख सकते हैं। अगर हम P1 और P2 दोनों का पास एक्सिस सेम रखे, तो हमारा ये आई ओरिजिनल बाय टू हो गया, तो आई ओरिजिनल बाय टू टू ही पास करेगा। या फिर अगर हम एंगल चेंज करते जाए, तो हम उसको आई ओरिजिनल बाय टू से लेके जीरो में वेरी कर सकते हैं। अगर एंगल 90 कर दिया, तो फिर तो कुछ पास नहीं करेगा। सही है। तो वही पोलराइज का यूज इधर होता है इंटेंसिटी कंट्रोल करने में। फिर सनग्लासेस में होता है ताकि ज्यादा लाइट ना आए आँख पे, विंडो पेन्स। फिर फोटोग्राफिक कैमरास में काफी यूज होता है, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट यूज करने के लिए, 3D मूवी कैमरास में। बस इतना ही है, हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म हो चुका है। और हम हमारा ये वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में ही एक गूगल फॉर्म प्रोवाइडेड रहेगा, तो उसके सॉल्यूशंस अगली वीडियो में डिस्कस होंगे, तो जरूर अटेम्प्ट करना वो। ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो फिर ट्राई करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस करने का। बस ऐसी वीडियोस देखते रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।